दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें अच्छी तेजी हुई। उसके बाद ये स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करता रहा काफी दिनों तक। उसके बाद जैसे ही इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, दोबारा रिटेस्टिंग करने के बाद इसमें अच्छा प्राइस एक्शन बना और उसके बाद ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट के एनालिसिस और इसके लेवल्स की एनालिसिस हम वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। अभी चलकर पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। 1206 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। इंट्राडे में लगभग 2.5% तक तेज था। 19,683 करोड़ की इसकी मार्केट का वैल्यू है। स्टॉक पी 45 का है। ROC 14% एंड ROE 8.57% है। ROE में आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 485 रुपए का इसने लो लगाया था और 1222 का इसका हाई था। आपको दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी एक ग्लोबल EPC प्लेयर है जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। साथ ही ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवेज एंड बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन करती है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है और आप देखेंगे कि इसने कई सालों तक एक रेंज में ही गुजार दिया, कोई खास तेजी दिखी नहीं। लेकिन अब जैसे ही इतने सालों का ब्रेकआउट हो रहा है तो अब ये स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर जाने को तैयार है। बाकी दोस्तों अगर हम इस पीयर कंपैरिजन करें तो ये कैपिटल गुड्स ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में काम करती है, जिसमें आपका KEC इंटरनेशनल हुआ, ज्योति स्ट्रक्चर्स, विवियाना पावर, न्यूयॉन टावर्स और कल्पतरू तो है ही। दोस्तों अगर हम कल्पतरू के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 3,501 करोड़ था। दिसंबर 2021 में 3,889 करोड़, दिसंबर 2022 में 4,004 करोड़ और दिसंबर 2023 में 4,896 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 308 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में 259 करोड़, दिसंबर 2022 में 109 करोड़ और दिसंबर 2023 में 144 करोड़ का प्रॉफिट था। इसके अगर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 5,285 करोड़ था, मार्च 2016 में 7,142 करोड़, मार्च 2020 में 12,676 करोड़ और करंट में बात करें तो 18,537 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 204 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, मार्च 2016 में 76 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2020 में 390 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में बात करें तो 487 करोड़ का इसमें प्रॉफिट देखा गया है। तो देखा जाए दोस्तों तो इसका सेल्स ग्रोथ हो चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, लगातार धीरे धीरे ही सही ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इसका जो CAGR है वो पिछले 10 सालों में 26% की रेट से, पिछले 5 सालों में 20% की रेट से, पिछले 3 सालों में 50% की रेट से और पिछले 1 साल में 131% की रेट से ग्रोथ किया है। यानी कि इसने स्टॉक मार्केट में एक डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं। बाकी कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 1,281 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 3,684 करोड़, मार्च 2018 में 3,319 करोड़, मार्च 2021 में 3,260 करोड़ और सितंबर 2023 तक 3,968 करोड़ का इस पर लोन है। टोटल एसेट की बात करें तो जहां 5,719 करोड़ था मार्च 2012 में, मार्च 2015 तक 8,951 करोड़, मार्च 2018 12,385 करोड़, मार्च 2021 15,321 करोड़ और सितंबर 2023 तक 20,579 करोड़ का इसके पास एसेट है। लेकिन देखा जाए तो इस कंपनी के पास बोरोइंग्स भी बहुत ज्यादा है एसेट के मुकाबले, तो यहाँ एक रेड फ्लैग हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 54% पर थी वो बहुत ही तेजी से घटकर मार्च 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 40% पे रह गई है। FIIs की होल्डिंग 7.30% से बढ़कर 8.17% हुई है। DIIs की होल्डिंग 28.40% से बढ़कर 43.64% हुई है। पब्लिक की होल्डिंग 9.76% से घटकर 7.60% हुआ है। यानी कि देखा जाए तो सारा का सारा माल DIIs ने खरीदा है, फिर चाहे वो प्रमोटर्स ने बेचा हो या फिर पब्लिक ने। इसकी दोस्तों अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो डिप्रिसिएशन इफेक्ट कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ROE पिछले 10 सालों में ठीक रहा है, लेकिन जो इसकी वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यू है। कैपेक्स वर्सेस ROCE में बात करें तो ये भी कुछ खास ठीक नहीं दिख रहा है। हाँ, कंपनी के ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी को प्रॉब्लम हो और इसका वर्किंग कैपिटल भी सुधर रहा है। लेकिन दोस्तों एक तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी कम है, ऊपर से प्रमोटर्स ने प्लेज भी किया हुआ है, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। टेल्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी दिख रही है। कंपनी का जो सबसे ज्यादा रेड सिग्नल है वो डेप्ट है। शेयर प्राइस ने भी उतना ग्रोथ नहीं दिया है जितना ये दे सकता था, तो देखा जाए तो इसमें रेड सिग्नल काफी ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों चार्ट पर ये स्टॉक अभी भी ठीक है। बाकी अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इनकम फ्रॉम EPC कॉन्ट्रैक्ट्स 92%, टावर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स से 4.1% का है। सेगमेंट वाइज
ब्रेकअप करें तो ईपीसी 98%, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 1.5%। अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से 66.7% का बिजनेस आता है एंड 33.3% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईपीसी से ही 86.9% का प्रॉफिट जनरेट होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 12.5% का। इसके रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल 55.8%, कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज 30%, स्टील 11% एंड जिंक 2.2%। ऑर्डर बुक अगर बात करें तो T&D 37%, अर्बन इंफ्रा एंड वाटर 29%, P&F 24%, ऑयल एंड गैस 3%। दोस्तों हम लोग कल्पतरू के चार्ट पर वापस आ चुके हैं और आप इसमें देखेंगे अच्छी खासी तेजी बरकरार है इस समय, लेकिन अब यहाँ पर कोई क्लियर एंट्री नहीं है। तो अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पहले से है तो आप इसमें बने रहिए, लेकिन अगर आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्लियर प्राइस एक्शन का वेट करिए, उसके बाद वहाँ एंट्री करिए ताकि आपको सही जगह स्टॉप लॉस भी मिल सके। बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।